नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे और मैं हूं आलोक। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए कि अचानक कल से आपकी सैलरी आना बंद हो जाए या कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कुछ महीने तक आपको सैलरी मिले ही नहीं, तो आपका कैश आना बंद हो जाएगा। तो आपने सोचा है कभी कि इस दौरान आप किस तरीके से अपना निर्वाह कर पाएंगे, कैसे घर चला पाएंगे? क्या आपने कुछ पैसे घर पे या कोई बैंक सेविंग्स में संभाल करके रखे हैं जो इस इमरजेंसी सिचुएशन में आप पे काम आ जाएं? अगर ऐसा नहीं है और कभी आपने ऐसा नहीं सोचा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के ऊपर। यह हमारा एपिसोड 12 है पर्सनल फाइनेंस कोर्स का, जिसका टॉपिक है इमरजेंसी फंड क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग का यह सबसे मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है। हमारे वीडियो का आज का मैसेज है कि इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ दे सकता है, लेकिन सही मायनों में जो फाइनेंशियल सेफ्टी है वो आपको इमरजेंसी फंड ही देता है। ये एक सेफ्टी नेट और सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, यह क्यों ज़रूरी होता है, इसमें कितना फंड आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए, इस फंड को सुरक्षित कहाँ रखना चाहिए, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके जो भी वित्तीय सलाहकार हैं उससे सलाह कर लें। आप अपनी खुद की रिसर्च कर रहे हैं, तब आप अपने फंड्स और इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में अपना डिसीजन लें। इमरजेंसी फंड क्या होता है? देखिए, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपने अलग से रखा है एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। ये एक बिल्कुल अलग होता है। इसको आप कैश एट होम भी कह सकते हैं या आप दूसरे बैंक डिपॉजिट बैंक अकाउंट में भी इसको रख सकते हैं। ये वही फंड होता है जो आपने इन सारी सिचुएशंस के लिए रखा हुआ है। याद रखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है। यह केवल और केवल आपको एक फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कि आपकी आज इनकम बंद हो जाए तो आपको ज़रूरी मंथली एक्सपेंस करने के लिए क्या आपके पास फंड अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल है तो क्या वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है या 10 महीने का है? इसको सोचना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। हम रोज़ जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन लाइफ हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स रही है। इस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। अगले पल आपके साथ क्या हादसा हो जाए आपके जीवन में, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कहा जाता है। अब उसमें होता क्या है, अगर कंपनी में छटनी हो रही है तो जॉब लॉस हो सकता है। घर पे किसी परिवारजन के मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस स्लो डाउन हो सकता है, माल की बिक्री नहीं हो रही है या आपको पैसा जो लेना था माल बेच करके वो नहीं आ पा रहा है, कैश की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। कोई घर में आकस्मिक मेजर खर्चा आ गया, कोई रिपेयर आ गया, कोई सिविल वर्क आ गया या कोई और दूसरी फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है। इस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सारी स्थितियों से ही पार लगाने के लिए इमरजेंसी फंड होता है। अगर इन सब में आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा या आपने जो भी दूसरे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसको आपको समय से पहले बेचना पड़ेगा। तो जब आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को बिफोर मैच्योरिटी पीरियड अगर आप सेल करके उससे रेवेन्यू लेते हैं तो ये बात मान के चलिएगा कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस ही मिलती है, पूरा आपको गेन नहीं मिलता है। तो वो एक तरीके का इम्प्यूटेड लॉस ही कहलाता है। तो देखिए, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो कितनी बड़ी दिक्कत है कि आप एक फाइनेंशियल संकट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर राइट फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो नहीं करते हैं उनको ये सारी दिक्कतें आती ही आती हैं। इसलिए हम बार बार अपने वीडियो में, अपने मैसेज में, अपने कोर्स में बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है जो सबको समझना चाहिए और सबको आना चाहिए। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए?
देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि आपका मोटा मोटी मंथली एक्सपेंस कितना है, 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, और कितने नंबर ऑफ मंथ्स का आपको ये फंड बनाना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको अमाउंट पता पड़ जाएगा कि मेरे को इतने मंथ का फंड चाहिए। मान लीजिए अगर आपके घर का खर्चा 50,000 रुपये महीना है, तो हो सकता है कि 3 महीने का इमरजेंसी फंड 1.5 लाख रुपया हुआ, 6 महीने का आपको 3 लाख रुपया हुआ, या 12 महीने का 6 लाख। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति पे, कि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपको कितने पैसे की जरूरत हो सकती है। हर आदमी के, हर परिवार के लाइफ सर्कमस्टेंसेस, सोर्सेज ऑफ इनकम, ऊंच नीच सब अलग होती है। एवरीबडी इज डिफरेंट। तो अपनी स्थिति को जरूर एनालाइज कर लें। अगर मान के चले कि आपकी स्टेबल जॉब है, स्टेबल बिजनेस इनकम है, तो हो सकता है कि आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत कम पड़े। बट वहीं आपका स्टेबल जॉब नहीं है, आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, या कंपनियों में छटनी हो रही है, या बिजनेस में आपको सही तरीके से बिक्री नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो बात अलग है। तो इन सारी परिस्थितियों का आप अनुमान लगा करके, एनालिसिस करके ही डिसीजन लें। और हाँ, अगर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी एक राइट अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड क्रिएट करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है। इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी फंड को रखने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना रिस्क है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, और कितना लिक्विड है, मतलब कितनी जल्दी आपको पैसा मिल सकता है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि आपको कुछ पैसा तो एक सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। हो सकता है कि उसमें 2-3% का ही ब्याज मिले, बट वो क्विकली एक्सेसिबल होता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन आपके लाइफ में पैदा होती है तो आप बैंक गए, सेविंग अकाउंट्स में आपने चेक फाड़ा और विथड्रॉ कर लिया, या आपने डेबिट कार्ड डेबिट मशीन में लगाया और आपने उस पैसे को विथड्रॉ कर लिया, तो वो हाईली लिक्विड होता है। बहुत सारे बैंक आपको स्वीप इन एफडी की भी फैसिलिटी देती हैं, जहां पे क्या होता है कि अकाउंट तो सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है, लेकिन एक मिनिमम सेविंग के ऊपर जो रकम होती है वो एक एफडी में, मतलब एक तरल एफडी, लिक्विड एफडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको उस पर नॉर्मल सेविंग बैंक का अकाउंट में तो आपको 2-3-4% का ही ब्याज मिलता है, लेकिन इस तरीके से जो अकाउंट लिंक्ड स्वीप इन एफडी होती है उसमें ब्याज 7-8% मिल जाता है। तो वो एफडी का ही होता है और प्योरली लिक्विड होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके बैंक ने ये बोला है कि 25,000 रुपए से जो ऊपर की रकम है उस पर हम स्वीप इन एफडी ऑटोमेटिकली कर देंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके बैंक में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है तो पहले 25,000 पे तो आपको जो साधारण सेविंग्स बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल होगा, और 25,000 रुपये के ऊपर जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली स्वीप इन एफडी में चला जाएगा। आजकल काफ़ी सारे बैंकों ने ये सुविधा दे रखी है। अगर आपको पता नहीं है तो आपने जिस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पे भी आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, वहां मालूमात कर लें, और अभी तक नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आप फटाफट क्विकली चेक कर लें और अडॉप्ट कर लें। तीसरा होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ऐसे बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आते हैं जहां आप आज पेमेंट का रिक्वेस्ट डालो, आपको कल मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आप तलाश सकते हैं। मतलब मेन बात यह है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनिए, मतलब ऐसा आप सेविंग्स एरिया चुनिए अपने फंड्स को पार्क करने के लिए, जो सेफ हो, सिक्योर हो, और नीड होने पे, जरूरत पड़ने पर कंपैरेटिवली बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। तो ये कुछ ऑप्शन है जहां आप अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। हाँ, छोटा मोटा जो पैटी कैश है, 1-1.5 लाख रुपया, तो कैश के रूप में आप घर में भी रख सकते हैं, जो छोटी मोटी इमरजेंसी होती है उसको केटर करने के लिए। इमरजेंसी फंड का उपयोग कब करना चाहिए? जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बता दिया है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है, जॉब लॉस होता है किन्हीं कारणों की वजह से, अगर कंपनियों में छटनी हो रही है, तो घर में कोई आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अचानक आपका इनकम आना बंद हो गया है, हो सकता है कि कंपनी के पास कैश की कमी हो गई हो, 2-3 महीने वो सैलरी नहीं दे पा रही हो, या और कोई अन्य पारिवारिक संकट जो इमरजेंसी नेचर का हो, वो भी आपको इमरजेंसी फंड उपयोग करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए।
लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे वैकेशन पे जाना है या फेस्टिवल में शॉपिंग करनी है या डिस्काउंट निकल जाएगा, बिग बिलियन डेज आ गए हैं, या कोई नया मोबाइल है, आज उसकी लास्ट डेट है, नहीं तो ऑफर निकल जाएगा, या लग्जरी परचेज करना है, मतलब क्लोथ परचेज करना है या वॉचेस परचेज करना है, ये इमरजेंसी नहीं होती है। ये बेसिकली इम्पल्सिव बाइंग होती है। मतलब माइंड में थॉट आया, मोबाइल चेंज कर लो, नीड है नहीं है, आपने चेंज कर लिया और बोला नहीं यार इसको इमरजेंसी कर देते हैं, तो ये इमरजेंसी नहीं होती है, ये सारे इम्पल्सिव बाइंग होती है। इमरजेंसी फंड जैसा मैंने ऊपर 4-5 पॉइंट्स में बताया है, केवल रियल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही यूज करना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि दो परिवार हैं, परिवार ए एंड परिवार बी। परिवार ए ने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था, उनके यहाँ मेडिकल इमरजेंसी आई, उनको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना पड़ गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया, बिकॉज जो पर्सनल लोन वगैरह होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट 15-16% तक की होती है। और क्रेडिट कार्ड ले लिया और मान के चलिए कि जॉब लॉस हो रखा है, इनकम नहीं आ रही है, तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैसे भर पाएंगे, तो भी डिफिकल्टी है अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। दूसरी ओर परिवार बी है, उन्होंने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया, उसी परिस्थिति में उन्होंने उस फंड का यूज किया, उन्हें ना तो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा, ना कोई लोन लेना पड़ा, ना कोई भी इन्वेस्टमेंट सस्ते दामों में बेचने पड़े। तो देखिए इस एग्जाम्पल में दोनों की इनकम लगभग समान थी, लेकिन एक परिवार ने अपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करी और एक ने नहीं करी। जिसने प्लानिंग करी वो आराम से इस सिचुएशन में फिनेंशियली स्टेबल होकर के इन सिचुएशन से लड़ सकता है। तो डिफरेंस क्या है, केवल प्लानिंग का। तो बहुत सारी चीजें अगर हम राइट डायरेक्शन में प्लान करके चलें तो हमारे जीवन के काफी सारे संकट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। फर्क केवल प्लानिंग का होता है। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को लिख लीजिए, एक टारगेट अमाउंट तय कीजिए कि आपको 12 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने का फंड बनाना है, उसको आप डिफाइन कीजिए और उसको अचीव करने के लिए एवरी मंथ एक राइट अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट को तय करके आप सेव करते रहिए और रेगुलर सेव करते रहिए जब तक वो आपके फंड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाए। जैसे आपने मान के चला कि आपको 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, तो आपको नियमित सेविंग करनी पड़ेगी हर मंथ। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स के लिए पैसे नहीं बचे हों या आपका सैलरी लेवल लो हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप स्मॉल स्टार्ट करें, छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, बिकॉज ये बनते बनते आगे बढ़ता है और ये सेव करते करते होता है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन हो जाएगा। तो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 10,000 20,000 बचा लिए, फिर 2-3 महीने नहीं किए, तो आपका इमरजेंसी फंड कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उसी के साथ ही आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर पाएंगे। तो समरी एंड लर्निंग्स, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, यह क्यों जरूरी है, इसमें कितना पैसा होना चाहिए, इसे कहाँ रखा जा सकता है और इसका उपयोग कहाँ और कब और कैसे करना चाहिए। देखिए ये एक सेफ्टी शील्ड है जो समस्याओं को आने से तो नहीं रोकेगी, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट, अगर आपके पास पैसा होगा तो इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम करने का पोटेंशियल रखती है और आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है। आज क्या कीजिए, आज आप अपने परिवार के साथ मिल करके बैठ करके ये देखें कि आपका जरूरी पारिवारिक मंथली एक्सपेंसेस कितना है और आपको किस तरीके से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। फिर 6 महीने और 12 महीने का अनुमान निकालिए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने इमरजेंसी फंड का टारगेट कीजिए। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं, वीडियो देखने के बाद ये समझ जाइए और सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड की प्लानिंग शुरू कीजिए। देखिए याद रखिए, इमरजेंसी फंड केवल एक पैसा नहीं है, यह आपके परिवार का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपको मानसिक शांति देती है। अगर आप मानसिक अशांत रहेंगे इमरजेंसी की कंडीशन में, तो आप उससे पार नहीं लगा पाएंगे, आप फेस नहीं कर पाएंगे। आने वाले एपिसोड में हम बजटिंग के बारे में बात करेंगे कि बजटिंग कैसे हर महीने आपको पैसों को सही डायरेक्शन दे सकती है और बिना किसी स्ट्रेस के फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्पफुल रह सकती है। तो हम ये सीखेंगे उस वीडियो में कि एवरी मंथ आप अपनी इनकम में से कैसे एलोकेट कर सकते हैं आपके ज़रूरी खर्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर पाएं और अपने आप को फिनेंशियली फ्री कर पाएं इन द टाइम्स टू कम।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक की जानकारी चाहिए। मैं रिव्यू करके उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ सब्सक्राइबर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये पता पड़ता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के कोर्स की जानकारी लेकर के लिए मैं हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।